हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे कानूनी अधिकार और राजसत्ता। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर है अधिकार के बारे में ही सारी बातें हम लोग समझ रहे हैं। तो इसमें से ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे अभी हमने देखा जो कि अधिकार क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ये अधिकार आते कहाँ से हैं, हम कैसे कैसे जो भी बातें होती कि इनका दावा कर सकते हैं कि ये हमारा अधिकार है या नहीं है, वो कुछ बातें अभी समझे। ठीक है, हालांकि डिटेल से अभी इस चैप्टर में आपको अधिकार पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे आपको स्वतंत्रता समझ में आ गई एंड उसकी लिमिटेशन क्या है, एंड उसके बाद समानता समझ में आ गई, और समानता किस हद तक हमें चाहिए, कहाँ कहाँ चाहिए, वो भी हमें समझ में आ गया है। हमने समानता में देखा था कि यदि एक विकलांग के लिए या हैंडीकैप या वुमन के लिए क्या किया जा रहा है कि अलग से उन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो वो उनकी नीड है, वहाँ पे हम समानता की बात नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि दो हैंडीकैप हो या दो वुमेन्स हो और उनमें से क्या किया जाए कि सिर्फ एक को दिया जाए, एक को नहीं, तो फिर वो असमानता कहलाएगी। लेकिन उनको विशेष यदि सुविधाएं दी जा रही है तो नीड है उनकी। ठीक है, तो यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि हमें असमानता है यहाँ पे, या असमानता का अधिकार हमें नहीं देखने को मिल रहा, तो वो फिर आधार देंगे तो कहीं ना कहीं गलत होगा। ऐसे ही स्वतंत्रता में हमने समझा था, अब ठीक इसी तरह अब हम अधिकार भी समझने वाले हैं। हालांकि आपको मैंने पहले भी बताया है कि ये अधिकार जो है हमारा, तो अधिकार के अंतर्गत ही स्वतंत्रता भी आता है, समानता भी आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी आते हैं, धार्मिक स्वतंत्रताएं भी आती हैं, पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता, जीवन जीने, सबकी अधिकार हमें अधिकार के अंतर्गत ही मिलता है। ठीक है, तो बाहर नहीं है, वो जो पढ़े इसी के अंदर है। अब इसमें हम बात करते हैं कि कानूनी अधिकार और राजसत्ता, इसके बारे में क्या क्या कैसे क्या होता है कि हमें कानूनी अधिकार कौन कौन से है, राजसत्ता उसमें क्या करती है या क्या कर सकती है। इसमें क्या बताया गया है कि मानव अधिकारों के दावों की नैतिक अपील चाहे जितनी हो, हमने पहले देखा था ना, इसमें अभी इसके जो जस्ट वाले में था कि अधिकार कहाँ से आते हैं। पहले लोग मानते थे कि हमें जन्म से ही वो अधिकार मिले हुए हैं, फिर हमने देखा कि धीरे धीरे वो परिवर्तित होते गए, मानव अधिकार में कन्वर्ट होते गए कि ये तो मनुष्य जो भी हैं उन्हें अधिकार मिलने चाहिए, कुछ ऐसा था। ठीक है, और वहाँ पे हमने ये भी देखा था कि आज तो हम पुरानी बातों को कहीं ना कहीं मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि जो पुराने हुआ, और ऑब्वियस है कि यार परिवर्तन होते रहना चाहिए। और यदि सपोज मान के चलिए कि पुराने टाइम पे क्या होता था कि हमारे मम्मी पापा के जो भी ड्रेसेस थे, जो भी सोच थी, या उनके मम्मी पापा के जो भी था, अब वो चाहें कि ये अभी के बच्चे करें तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप बहुत ऑड लगोगे। आज की जनरेशन कहाँ जा रही है, और हम यदि उधर जाते हैं तो हम बिल्कुल अलग हटके हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं हंसी के पात्र भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमें बदलना समय के साथ बहुत ज़रूरी होता है। हमें क्या, हर एक इंसान को समय के साथ बदलना बहुत ही ज़रूरी होता है, अदरवाइज उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। यदि हम वही पुरानी दकियानूसी बातें लेके बैठे रहे तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हमें हर एक जगह पे क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी ये सारी बात समझानी पड़ेगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जबकि हम इस जनरेशन में जैसे चल रहा है उसी तरीके से ढल गए, तो क्या होगा कि डायरेक्टली इजीली हमारा जो भी काम है वो हो जाएगा, हमें टेंशन नहीं होगी, बहुत टाइम हमारा खपत नहीं होगा। तो इस तरह की से हमने इसमें देखा था। अब इसमें ये मानव अधिकार के बारे में आप लोग प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। मैंने कई बार बोला है, एंड मैं आशा करती हूँ कि आप में से जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनका ये कंप्लीट भी होगा। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लीजिएगा तो बेटर होगा। ये मानव अधिकार कौन देखता है, भी हम ऊपर भी बता चुके कि यूएन जो एक संगठन है उसके द्वारा सारे मतलब जो भी इसके मेंबर्स हैं उनमें ये किया जाता है कि कुछ निकाला जाता है कि आप अपने देश में मानव को अधिकार देने के लिए क्या क्या करोगे या क्या क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे हमने देखा था कि जीवन जीने का अधिकार हर एक देश को ये किया गया था कि आपको देना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कि दैनिक दावों के यहाँ पे जो दावे किए जाते हैं, नैतिक अपील चाहे जितनी भी हो, उनकी सफलता की डिग्री कुछ कारकों पर निर्भर है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सरकारों और कानून का समर्थन। इनमें सबसे इम्पोर्टेंस कौन रखता है, सरकार और कानून का समर्थन। यही कारण है कि अधिकारों की कानूनी मान्यता इतनी अहमियत दी जाती है, यानी अधिकारों की जो कानूनी मान्यता है उसकी इतनी अहमियत दी जाती है, और उसका यही कारण है। हमने अपने ऐसे ही सपोज मान के चलिए कि हमने कह दिया कि हमें ये अधिकार है, ये अधिकार है, ये अधिकार है, तो कोई नहीं मानने वाला, लेकिन वो एक लिखित दस्तावेज में हो गया, उसका कानूनी रूप हो गया, तो वहाँ पे फिर क्या होगा कि मानना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम कह रहे हैं तो हमारी बात कोई नहीं सुनेगा, लेकिन जब हमारे पास प्रूफ होगा तो लोग बात सुनने के लिए मजबूर होंगे।
हमारी बात आप मानने के लिए मजबूर हो जाओगे, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है, और यदि आपने नहीं माना तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं। तो उस टाइम फिर आप क्या करोगे? बातें जो हम बोल रहे हैं वो मानोगे। ऐसा नहीं हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो आप मेरे खिलाफ भी लीगल एक्शन ले सकते हैं। लेकिन यदि कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आप गलत हो और मैं मना कर रही हूँ आपको या कुछ करने को बोल रही हूँ, वहाँ पे नहीं मान रहे, तो हम कहेंगे कि हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, अदरवाइज़ आप अपनी हरकतों से बाज आ जाइए। क्योंकि हमारे पास वो प्रूफ है। इसीलिए इसमें है कि कानून, सरकार और कानून का समर्थन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम नैतिक रूप में कुछ भी कहते हैं, कुछ भी बात करते हैं, उसकी कोई वैल्यू फिर नहीं रह जाती है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे अनेक देशों में अधिकारों के विधेयक वहाँ के संविधान में प्रतिष्ठित रहते हैं। कई ऐसे देश हैं, कई ऐसे भी देश हैं जहाँ पे अधिकार नहीं लिखे गए हैं, लेकिन कई ऐसे देश हैं जहाँ पे क्या कर दिया गया है कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ही उसे लिख दिया गया है। संविधान देशों के सर्वोच्च कानून का उद्योतक होता है, यानी कि जो संविधान होता है वो हमारा एक दस्तावेज है, ठीक है? संवैधानिक दस्तावेज है जो कि पूरा उसमें सारी चीजें लिखी गई हैं। तो इसमें क्या बताया गया कि संविधान जो होता है वो देशों के सर्वोच्च कानून, ऐसा वैसा कानून नहीं, लफंटर वाला, उत्कृष्ट वाला कानून यहाँ पे बात की गई है कि उसके उद्योतक होता है। इसलिए क्या होता है कि कुछ खास अधिकारों की संवैधानिक मान्यता उन्हें बुनियादी महत्व प्रदान करती है। अपने देश में इन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। अपने देश में यदि हम बात करें तो हम क्या कहते हैं? इन्हें अपने शब्दों में मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट, ठीक है? आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से, और मैंने ही आपको बहुत बार बताया है, तो इसलिए होप सो कि आपको वो चीज़ें पता होंगी। उसके बाद क्या होता है कि अन्य कानूनों और नीतियों से इन संवैधानिक अधिकारों के सम्मान की अपेक्षा की जाती है। संविधान में उन अधिकारों का उल्लेख रहता है जो बुनियादी महत्व के माने जाते हैं, यानी कि संविधान में क्या होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किनका उल्लेख रहता है? जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं माने जाती, बुनियादी महत्व माने जाते हैं, और कुछ अन्य ऐसे अधिकारों का भी इसमें बताया गया कि उल्लेख संभव है जो किसी देश के विशिष्ट इतिहास और रीति रिवाजों के चलते महत्वपूर्ण हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें तो भारत में अस्पृश्यता पर प्रतिबंध का प्रावधान है जो देश की परंपरागत सामाजिक कुप्रथा पर ध्यान दिलाता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो संविधान दिए जाते हैं वो मेन रूप से मूलभूत हमारी आवश्यकताओं के लिए दिए जाते हैं। सपोज मान के चल, जीवन जीने का अधिकार, हमें बोलने का अधिकार, हमें उठने का अधिकार, बैठने का अधिकार, सोने का अधिकार, रोने का अधिकार, गाने का अधिकार, हमें कहीं भी आने जाने का अधिकार, काम करने का अधिकार, ये सारी तो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। हम क्या नहीं करेंगे? यदि जीवन में जीना है हमें, तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है हमें। वो अलग बात है कि कोई ज्ञान प्राप्ति के लिए कहीं जंगल चला जाए, साध्वी रूप धारण कर ले, या साधु बन जाए, संत बन जाए, खाना पीना सब कुछ त्याग के वो समाधि लेके बैठ जाए, उसके लिए बात अलग है। कोई उसकी मूलभूत आवश्यकताएं नहीं, कोई भी नहीं उसकी मूल, यहाँ तक खाना पीना भी नहीं है पहले जमाने में जो होता था, ठीक है? लेकिन अब क्या होता है कि यहाँ पे लोगों की जो जीवन, इस पृथ्वी पे जीवन मतलब पैदा हुआ है, उसे जिंदगी जीने का अधिकार है। और जिंदगी किस तरीके से जी जाती है? तो सिर्फ जिंदगी हम खा के नहीं जी सकते, पानी पी के नहीं जी सकते, ना रो के जी सकते, ना सो के, इन सब का मिश्रण होगा तभी हम जिंदगी में जी सकते हैं। और ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं, इसके बिना कोई भी इंसान नहीं रख सकता, चाहे वो कितना भी बहुत पैसे वाला हो, बहुत सुंदर हो, बहुत गंदा हो, बहुत गरीब हो, कुछ भी वो इंसान हो, लेकिन ना तो खाने बिना कोई इंसान जी सकता, ना पानी पीने बिना, ना सोने बिना, ना हंसने, ना रोने, ना बोलने बिना। हाँ, सपोज हो सकता है कि कोई मौन व्रत धारण कर ले, उसकी बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये सारी चीजें हर जगह पे क्या होती हैं? आवश्यक होती हैं। यहाँ पे कोई जाति, धर्म, लिंग वगैरह का तो आप छोड़ ही दीजिए, कोई मैटर ही नहीं उसका कि ये कुछ बीच में पड़ेगा। कोई भी इंसान हो, आप समझ सकते हो कि कोई भी इंसान में यानी सबको ही आ रहा है, इंसान की बात अभी की जा रही है, ठीक है? तो ये उनकी नीड है, और यहाँ पे हम जो भी हमारे पर्यावरण के, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में रह रहे चारों तरफ, उनकी भी आप यदि लगा लें तो उनको भी खाना पानी सब कुछ के अधिकार है।
उनके खिलाफ भी कानून वगैरह बनाए गए हैं कि आप उनका यदि कुछ करते हैं तो आपको सजा दी जाएगी। बिना अनुमति के आप पेड़ काट रहे, बिना अनुमति के आप जलीय जीवों को मार रहे हैं या जंगली जीवों को मार रहे हैं, तो वहां से भी, क्योंकि उन्हें भी जीने का अधिकार है। ठीक है, तो इसमें से क्या बताया गया है कि यहाँ पे ये अधिकार तो मूलभूत अधिकार हैं जो कि दिए जाने चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी अधिकार आते हैं जहाँ पे क्या होता है कि वो सामाजिक, हमारी पुरानी परंपरागत पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। छुआछूत बहुत टाइम से चला आ रहा, बहुत टाइम से, यानी प्राचीन काल में देखें, मध्यकाल में देखें, तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे जब ये छुआछूत वाला मैटर दिखा तो इन्हें क्या लगा कि नहीं, ये तो गड़बड़ है। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए, हमारी जो वैदिक सभ्यता वगैरह थी वहाँ भी वहीं से तो इनकी उत्पत्ति हुई थी कि 4 वर्गों में बांटा गया था कि क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण जो भी थे। ठीक है, तो इसलिए इसे ध्यान दिया गया है कि यदि ऐसी सिचुएशन बनी रही तो हम तो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो पीछे ही रह जाएंगे, और इसे भी हमारे संविधान में सम्मिलित करने की नीड है। एंड अस्पृश्यता का अंत, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी बात कही गई है। ये आर्टिकल हमारा 17 आता है, यानी आर्टिकल 17 कहता है, तो क्या कहता है, अनटचबिलिटी, यानी अस्पृश्यता का अंत किस में दिया गया है, आर्टिकल 17 में दिया गया है। और 17 किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है हमारे समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, जो पहला ही हमारा अधिकार है, कितना है, 14 से लेके 18 तक। ठीक है, इसमें 17 जो है होता है अस्पृश्यता का अंत, ये आप याद रखिएगा। और जिसकी आज पहली क्लास हो, आप इसको तो नोट ही कर लीजिएगा कि अस्पृश्यता का अंत कितने आर्टिकल में है और कौन से अधिकार के अंतर्गत आता है, ये भी आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसका आर्टिकल 14 to 18। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बताया जाता है कि हमारे दावों को मिलने वाली कानूनी और संवैधानिक मान्यता इतनी महत्वपूर्ण होती है, यानी इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि बहुत से सिद्धांतकार अधिकारों को ऐसे दावों के रूप में परिभाषित करते हैं जिन्हें राज्य ने मान्य किया हो। कानूनी मान्यता के यकीनन, यानी कि जो भी हमारी कानूनी मान्यता है, तो इसमें बताया गया है कि इससे हम यकीनन हमारे अधिकार को समाज में एक खास दर्जा मिलता है, लेकिन कानूनी मान्यता के आधार पर किसी अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता। जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि जैसे कि पहली चर्चा की जा चुकी है कि अधिकारों का धीरे धीरे विस्तार, और यहाँ पे क्या बताया गया है, पुनर्व्याख्या हो रही है, यानी अधिकारों का विस्तार भी हो रहा है धीरे धीरे, पुनर्व्याख्या भी इसकी धीरे धीरे हो रही है। अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है, ये आपको बताना है। हमारे देश में जो मौलिक अधिकार हैं उनका संरक्षक या उनका व्याख्याकर्ता कौन है, तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर जरूर दीजिएगा। एंड इनके बीच में कोई डाउट भी हो तो उसे भी पूछ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ऐसा अभी तक अलग रहे समूहों को शामिल करने और गरिमापूर्ण एवं सम्मानजनक जीवन की हमारी नई समझदारी के उद्देश्य से हो रहा है। देन उसके बाद क्या होता है कि अधिकार अधिकतर मामलों में अधिकार राज्य से किए जाने वाले दावे हैं। अधिकतर मामलों में क्या होता है कि जो अधिकार होते हैं वो कहाँ से, क्योंकि अधिकार हमने देखा ना कि हम जो पहले थे वो आज नहीं रह सकते हैं, इम्पॉसिबल। हमारे मम्मी पापा जैसे ज़िंदगी जीते थे हम आज नहीं। यदि वो कहें भी कि बेटा पहले हम 1 रुपए का 1 बोरा गुड़ खरीद के लाते थे, आज तुम भी लाओ, तो इम्पॉसिबल है यार। आज 40-50 रुपए का हमें 1 किलो गुड़ मिलता है। गुड़ आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है। और शक्कर भी ऐसी कुछ मिलती है हमारी 40-50 रुपए में। तो वहाँ पे अब जो 1 रुपए में आपको मिल जा रहा था बोरा भर, वो आज हमें 1 रुपए में, हम एक छोटी सी पॉलीथीन में 10-15 उसकी वो जो भी होती है, ठीक है, उसको लेके चले आते हैं। यहाँ पे हमें उतना नहीं मिल पा रहा, तो हम आपके जो आप पहले जी रहे थे जिस हिसाब से, उस हिसाब से आज नहीं रह सकते। आप कह रहे हो कि हम पहले धोती कुर्ता पहनते थे, बेटा आप भी पहनो। तो पापा जी पहले पहनते थे तो क्या था, उस टाइम सब पहनते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई हंसने वाला नहीं था। आज कोई नहीं पहनता, आज सब जीन्स शर्ट पहनते हैं। लेकिन जब आज हम अलग तरीके का पहनेंगे कि पहले हमारे पापा जी ऐसे करते थे तो हम भी करें, तो ये बिल्कुल नहीं चलने वाला।
हम चल ही नहीं सकते समाज में, मजाक बन के रह जाएंगे हम। या तो फिर हम हर जगह पे अच्छे भी बनेंगे, लेकिन कब अच्छे बनेंगे, कोई देखते ही हमारा मजाक बना लेगा, बाद में फिर हम वो कहें, अपना प्रूफ दें कि हमारे पापा ऐसे करते थे, हम इतने पितृभक्त हैं कि हम उनके बताए गए जो भी रास्ते हैं उन्हीं पे आज तक चल रहे हैं और उस हिसाब से कर रहे हैं। तो हो सकता है कि लोगों के अंदर अच्छी भावना जागे, लेकिन पहले ही देखते हमें क्या हो जाएगा। और उतना आज तक कल किसी के पास टाइम नहीं होता, ना एक्सप्लेन करने का ना सुनने का। यहाँ वो टिकटॉकर हैं 5 मिनट वाले, 15 सेकंड वाले। हाँ, इसके आगे का हमारे पास लिमिट ही नहीं कि हम इकट्ठा बैठ के 1 घंटा 2 घंटा वीडियोस देख ले। यूट्यूब पे ही आपको पता है कि बहुत सारे वीडियो जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं पढ़ना हमें सब कुछ है, बहुत कुछ हमें पढ़ना है। यहीं से आप घटना घटा लीजिए कि पढ़ना तो हमें है, जितना डिटेल से पढ़ेंगे उतना अच्छा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि कहीं पे 10-15 मिनट का नहीं है, जल्दी से देख के निकल जाते हैं। यानी कि आप क्या करना चाहते हो, डायरेक्ट सब्जेक्ट का नॉलेज लेना चाहते हो, या तो आप ये करना चाहते हो कि हमने इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया 15 मिनट में देख के। तो उस हिसाब से लेकिन लोगों की सोच अब परिवर्तन, बस इतना है, 100 बात की एक बात, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और उसके साथ साथ हमें भी बदलना पड़ता है, हमारी डिमांड भी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे संविधान इसीलिए हमारा कठोर और लचीला बनाया गया था कि इसमें परिवर्तन भी किया जा सके, बट इतनी आसानी से नहीं। और इसमें यदि कुछ भी मतलब ऐड करना है, और ये भी था कि मतलब आप संशोधन कर सकते हो, ज़रूरी है, लेकिन यदि हर एक छोटे छोटे मामले पे करो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि अधिकतर मामलों में राज्य के आने वाले दावे हैं और अधिकतर अधिकारों के माध्यम से हम राज्य सत्ता के कुछ मांग करते हैं। जब हम शिक्षा के अधिकार पर जोर देते हैं तो हम राज्य के बुनियादी शिक्षा के लिए प्रावधान करने की मांग करते होते हैं। समाज भी शिक्षा के महत्व को स्वीकार कर सकता है और अपनी तरफ से इसमें सहयोग कर सकता है। यानी कि समाज का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, वो भी अपने तरीके से कोशिश कर सकता है। विभिन्न समूह विद्यालय खोल सकते हैं, बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, विद्यालय खोल सकते हैं और छात्रवृत्तियों के लिए निधि जमा कर सकते हैं और करते भी हैं, ठीक है। ऐसी कोई नई बात नहीं इसमें, ताकि तमाम वर्गों के जो भी बच्चे हैं तो वो क्या कर सके। यहाँ पे वर्ग का मतलब सिर्फ जाति धर्म मत लीजिएगा, तमाम वर्ग का मतलब कि किसी भी तरीके से, अमीर गरीब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है सब कुछ आ जाता है, ठीक है। इसमें तो क्या होगा कि उनको लाभ या शिक्षा प्राप्त हो सके, लेकिन मुख्यतः यह जिम्मेवारी राज्य की बनती है। यानी कि ज़्यादातर जिम्मेदारी जो है राज्य की बनती है, राज्य को ही आवश्यक उपायों का प्रवर्तन करना होता है। उसके बाद है कि जिससे हमारे शिक्षा के अधिकार की पूर्ति सुनिश्चित हो सके। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि ये ज़्यादातर जिम्मेदारी स्टेट की होती है, स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है। यहाँ पे सेंटर गवर्नमेंट का रोल तभी आता है जब राज्य इसे करने से अपने हाथ पैर सब कुछ छोड़ देती है कि अब हमारे पास की बात नहीं है, तो फिर सेंटर गवर्नमेंट जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया तो फिर उसे लाना पड़ता है कुछ। लेकिन मेन जो प्राथमिकता पहले दी जाती है वो राज्य की जिम्मेदारी होती है कि ये सारे काम करे। और कोई ऐसे संगठन है, समुदाय है, करना चाहते हैं, भलाई करना चाहते हैं तो करते भी। बहुत सारी स्कूलें खुली हुई हैं, एनजीओ के तहत बहुत सारे कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, बहुत सारे स्कूल खुली हुई हैं। यहाँ पे आपको बताएं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको ना एक एनजीओ के तहत कोचिंग इंस्टीट्यूट ज़रूर मिलेगा, जहाँ की आपको बहुत ही कम फीस पे करनी पड़ती है और आप वहाँ से अच्छे तरीके से अपने जो भी करना चाहते हैं वो अचीव कर लेते हैं। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये सुविधाएं की गई हैं, स्टेट वालों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता है और हो सकता है कि आप में से भी कई लोग ऐसे उभर के आए जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करें बिना किसी पेमेंट के। यानी कि किसी से आपकी कोई डिमांड नहीं होगी, आपकी इच्छा है कि हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए यदि कुछ मदद कर सकते हैं तो करना चाहिए, कि कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमने 10-15 मिनट दिया और यहाँ पे मान के चलिए कि हम लोग आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। हमें इसमें से कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। यहाँ पे हमारा जो चैनल बना, नया बना, मोनेटाइज हुआ, उसमें से कोई पेमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना, हमारी इच्छा है कि हम आपके लिए करें विकास। हम भी उस सिचुएशन से अभी निकल के बाहर आ रहे हैं, जो कि हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि लोग कैसे कैसे स्थितियों से गुजरते हैं, ठीक है। बहुत से हमने देखा था ना कि यहाँ पे हुनर बहुत से लोगों के अंदर होता, बहुत से लोगों के अंदर होता है, लेकिन उन्हें सही सुविधा ना मिल पाने के कारण वो दब जाते हैं।
और उन्हें ही उभारने के लिए कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो कि बाहर निकल के आए, कुछ ऐसा काम करे कि उनके पास जितना है वो उतने में ही बहुत आगे निकल जाएं। तो आप सब में हुनर है। हो सकता है कि अभी तक आपको सही डायरेक्शन ना मिल पा रहा था, लेकिन अब आपकी ये ऑनलाइन दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि आप कहीं न कहीं से इतना यदि जुगाड़ कर लेते हैं कि 100-150 का आपने क्या करा लिया, ये आपका जो भी रिचार्ज है मोबाइल में करा लिया आपने, ठीक है? या कुछ भी जो भी लैपटॉप जहाँ पे भी आप देखते होंगे, तो आपने 100-150 का आपको खर्चा करना है। सारी क्लासेस, सारे वीडियो, सारे नॉलेज जितना भी है, सिर्फ़ हम अपनी बात नहीं कर रहे, आपको इसमें ही पूरी दुनिया का नॉलेज मिलने वाला है। जो भी चाहिए आपको ऑन द स्पॉट गूगल से आप सर्च मारो, यूट्यूब पे देखो, अदर बहुत से ऐसे वेबसाइटें हैं वहाँ से आके जाके आप देखो। बहुत सा मटेरियल आपको इकट्ठा हो जाएगा और उससे ज़्यादा आप पढ़ नहीं पाओगे और पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं, यानी इतना इसमें हमें 100-150 रुपये में मिल जा रहा कि ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये तो एक अच्छा काम है ना कि लोग कर रहे हैं। और उसमें से क्या करना चाहिए, फिर आप तो बहाने बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। और हो सकता है यही मैंने बताया कि आप लोग भी, यदि आपके अंदर भी थोड़ा बहुत जुनून हो कि जैसी स्थिति में हम जी रहे हैं आने वाले पीढ़ी ना जिए, हम भी उनके लिए कुछ करेंगे, अच्छी स्कूलें खोलेंगे, अच्छे वहाँ पे हम छात्रावास प्रोवाइड कराएंगे, लड़कियों के लिए अच्छी सुविधाएं बनाएंगे, सारी सुविधाएं वेल मेंटेन करेंगे, कहीं पे भी नहीं आते एनजीओ ही खोल लेंगे, वहीं पे भी हम अच्छा काम कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हम यूपीएससी में सेलेक्ट हो तभी अच्छा काम करें, अदरवाइज हम क्रिमिनल बन जाएं। हम भी एक समाज सेवी बहुत अच्छे वाले बन सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, थोड़ी मुश्किलें ज़रूर आती हैं, तो कोई हार मान जाता है, कोई उसको पार कर जाता है। दिक्कत दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर होता है, ठीक है? तो आप लोग भी थोड़ा अपनी सोच ना बहुत बड़ी वाली रखा करिए। ये घटिया वाली छोटी-सी तुच्छी वाली सोच मत रखा करिए, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप भी कर सकते हो। उसके बाद आता है यहाँ पे, क्या है यहाँ जो हमने अभी पढ़ा कि खास तरीकों के कार्य करने के लिए वैधानिक दायित्व सौंपते हैं। प्रत्येक अधिकार निर्देशित करता है कि राज्य के लिए क्या करने योग्य है क्या और क्या नहीं। हमारा प्रत्येक अधिकार क्या निर्देशित करता है कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या करना उपयोगी है या क्या मतलब योग्य है या क्या करना नहीं। उसके बाद क्या होता है कि उदाहरण के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया गया है कि जीवन जीने का अधिकार राज्य को ऐसे कानून बनाने के लिए बाध्य करता है जो दूसरों के द्वारा क्षति पहुंचाने से मुझे बचा सके। यानी कि राज्य की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राज्य का ऐसा ये मतलब उसका दायित्व तो ही है। इसमें बताया गया ना कि कहाँ पे हो सकता है कि वो ना भी बनाए, आनाकानी कर दे, तो एक बार चल सकता है। लेकिन जीवन जीने के अधिकार में क्या होगा कि कुछ भी बातें हैं वहाँ पे किसी के द्वारा हमारे जीवन को क्षति पहुंचाई जा रही है। सपोज मेरे द्वारा आपके जीवन को कुछ तकलीफें दी जा रही है, तो क्या करेगा, राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे कानून बनाए कि फिर मेरे जैसे इंसान को, जो आप जैसे मासूम इंसानों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, उन्हें अच्छी उसकी औकात या उसकी जगह पे ले जाए। कुछ ऐसे कानून हो जो कि फिर मासूमों को सताने वालों को उसकी उसकी औकात दिखा दे। ये राज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उसे करना ही पड़ेगा। दुनिया इधर की उधर हो जाए, राज आनाकानी करे, राज सरकार फिर भी नहीं बच सकती, उसके लिए उसे कुछ करना ही पड़ेगा। और यह अधिकार राज्य से मांग करता है कि वह मुझे चोट या नुकसान पहुंचाने वालों को दंडित करे। यदि कोई समाज महसूस करता है कि जीने के अधिकार का मतलब अच्छे स्तर के जीवन का अधिकार है, तो वह राज्य सत्ता से ऐसी नीतियों के अनुपालन की अपेक्षा करता है जो स्वास्थ्य जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण और अन्य आवश्यक निर्धारकों का प्रावधान करे। दूसरे शब्दों में यदि हम कहते हैं तो मेरा अधिकार यहाँ राज्य सत्ता को खास तरीके से काम करने के कुछ वैधानिक दायित्व सौंपता है। यानी कि हमारा ये जो अधिकार है वो राज्य सत्ता को, ओवरऑल इसमें बात करें तो काम करने के कुछ ऐसे दायित्व हैं जो कि सौंपता है, उसे करना ही पड़ेगा। कुछ भी उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के पास कि हम नहीं करेंगे, ये हमारा विषय नहीं उसका विषय। वो जो एक पुलिस थाना वाला था ना कि ये चौकी तो हमारे बीच ना पड़ती, दूसरे उसकी है चौकी, मतलब इसका जो एरिया है हमारे एरिया में ना आता, दूसरे एरिया में आता है, आप उधर जाओ, ठीक है। दूसरा वाला बोलता है कि ये तो हमारे एरिया में नहीं आता, उस वाले एरिया में आता, आप उस वाले में जाओ।
तो उसका मतलब जो रिपोर्ट लिखवाने गई थी उसकी रिपोर्ट तो कहीं लिखी नहीं, और वहाँ पे वो बेचारी इधर से उधर उधर कोई एक मूवी में दिखा रहा था। मैंने एक बार और आपसे जिक्र किया था, लेकिन आज तक मुझे उस मूवी का नाम नहीं याद आया, ठीक है। और एक ये मेरी वीकनेस भी है कि मैं मूवी देख लेती हूँ, उसका नाम पढ़ती हूँ नहीं क्या था। तो उसमें से ये चीज़ें दिखाई गई थी और वहाँ पे बताया गया था। तो अब कुछ ऐसी सिचुएशन फिर आ जाती है, लेकिन राज इसमें नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बात आप समझ के चलिए। और यहाँ पे हाँ, एक बात और आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आपको लगता है, सपोज आके एक बहुत फेमस व्यक्ति है या नहीं भी है, और आपको क्या लगता है कि हमारी जान को किसी के द्वारा खतरा है, और आप जाते हैं कहीं पे भी, चाहे एसडीएम ऑफिस जाए, डायरेक्ट आपको सीएम से मिलने की जरूरत नहीं। यहाँ पे हमने सेंटर स्टेट गवर्नमेंट की बात की, तो आप डायरेक्ट सीएम से मिलने जाओ, उसकी ब्रांचेस हैं, हमारे पास बहुत सी सुविधाएं हैं, हमारे पास हमारा विकास खंड है, हमारा तहसील है, पहले वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे प्रति उनकी बनती है, ठीक है, कि वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे। हमने जाके वहाँ कहा हमारी जान की खतरा है, यानी हमें आशंका है कि हमें क्या हो सकता, खतरा हो सकता है, हमें कुछ ऐसी प्रोटेक्शंस चाहिए, उनकी मजबूरी है कि वो हमें देंगे। यदि वो नहीं देते तो फिर हम उन ऊपर जाएंगे, और भी ऊपर से ऊपर जितना भी है, आपको पता है कितने ब्रांचेस में ये बटा होता है, तो हम फिर लास्ट में सीएम पीएम के पास जहां तक पहुंचेंगे, लेकिन पहले हमारे पास यही मिल जाएगा। और यदि आपको ऐसा लगता है कभी, तो आप बेशक जा सकते, डरिएगा मत, जा सकते हैं आप। पुलिस चौकी जाइए, थाना जाइए, वो एसडीएम के पास जाइए, कलेक्टर के पास जाइए, वहां से आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी बखूबी, ठीक है। तो बिल्कुल कोई इसमें डाउट नहीं है, वहां से आपको मिल सकता है और आप लोग जा सकते हैं। आप लोग एक जागरूक इंसान है, एंड मैं इतना मान के चलती हूँ कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सो आप लोग तो थोड़ा जागरूक होंगे ही, इतना तो है नहीं, क्योंकि आपको अभी लोगों को भी अवेयर करना है। उसके बाद क्या आता है कि यहाँ पे है कि अधिकार सिर्फ यह नहीं बताते हैं कि राज्य को क्या करना है, वे यह भी बताते हैं कि राज्य को क्या कुछ नहीं करना है। अब हमारे अधिकार जो है अभी ये भी बता रहे हैं कि राज्य हमें क्या नहीं करेगा। हमने तो देखा ये करेगा कि जीवन जीने के अधिकार के बारे में कुछ भी नियम कानून बनाएगा वो, उसकी ये क्या है, मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। उसके बाद ये क्या कर नहीं सकता, ये भी हमारे अधिकारों में बताया गया है। मसलन क्या होता है कि किसी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता का अधिकार होता है, यानी कि इसमें बताया गया है, मसलन यानी आमतौर पे मान के चलिए, ठीक है, मसलन जो वर्ड है, हम कह देते हैं ना कि आमतौर पे ऐसा होता है, या कि फिर इसमें से हम बात करें कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कहता है कि राज्य सत्ता महज आपकी मर्जी से उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती है। यानी कि जो राज्य सत्ता है वो आपकी मर्जी से किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अगर वह किसी को सलाखों के पीछे करना चाहती है तो उसे इस कार्रवाई को जायज ठहराना पड़ेगा। उससे किसी न्यायालय के समक्ष इस व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती करने का कारण बताना होगा। इसीलिए क्या है, मुझे पकड़ने से पहले गिरफ्तारी का वारंट दिखाना पुलिस के लिए आवश्यक होता है, और इस प्रकार मेरे अधिकार राज्य सत्ता पर कुछ अंकुश भी लगाते हैं। अब वो यहाँ पे एक बात और आ गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एंड इसके लिए हमारा एक आर्टिकल भी है। उस आर्टिकल को आपको बताना है, क्योंकि मैंने जो एक चैनल बताया था आपको, दिव्य एजुकेशन, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से सारे आर्टिकल समझाए हुए हैं। 335 तक जितने भी आर्टिकल हैं हमारे अभी जो नए बने, उन सबको मैंने समझाया, ठीक है। तो ये तो बहुत ही और बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, जहाँ तक मुझे पता आपको वो याद हो ही गए होंगे। तो बताइएगा कि नहीं, बिना वारंट के गिरफ्तारी किस आर्टिकल के तहत आता है। और यहाँ पे क्या बताया गया है, सीधे से अधिकार क्या हमारा कहता है कि राज्य सरकार को, किसी ने सपोज मैंने कहा कि आपके द्वारा क्या हो रहा है कि आप मेरे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, चलिए आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। अभी हमने कहा ना कि आप प्रोटेक्शन के लिए जा सकते हैं पुलिस थाने में, एसडीएम के पास, कहीं भी जाके बोल सकते हैं हमारी जान को खतरा, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन आपने क्या कहा कि हमारी जान को खतरा, इन्हें आप गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। हमने कहा कि ये, आपने कहा कि मेरे आपको मेरे से खतरा है, और आपने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो मेरे को ले जाके जेल में डाल दे। लेकिन जितना अधिकार आपका है, भूलना कभी मत आप लोग ये कि उतना ही अधिकार हमें भी मिला हुआ, उतना 1% की भी कटौती नहीं है। और जब 1% की भी कटौती नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो, और उनकी कोई ये अधिकार नहीं बनता कि वो हमें बिना वारंट के क्या करें, ले जाके जेल में डाल दें।
उनका कोई भी मतलब इनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि वो ऐसा करेंगे। हाँ, वो वारंट कर निकालें, उसका जो भी है दिखाएं, हमें दिखाएं, और ये हमारा अधिकार है, मांगेंगे। आपको भी कोई जबरदस्ती गिरफ्तार कर रहा ना, कभी ऐसे ही मत चले जाना, सीधे बोल देना है कि पहले आप वारंट दिखाओ, किस लिए हमें लेके जा रहे हो आप। हमारी भी स्वतंत्रता है, आप यदि हमारी स्वतंत्रता को, यानी हमें जीवन जीने का अधिकार है और खुले में सांस लेने का अधिकार है, आप हमें जेल में बंद करने के लिए ले जा रहे हो, कारण क्या है, हमने किया क्या है। तो फिर वो दिखाएंगे कि आपकी ने ये काम किया है जो कि कानूनन अपराध था, इसलिए आपको लिए जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब वो अच्छा खासा जो अपना वारंट तैयार करके लाएंगे, उसमें लिखा होगा कि आपने ऐसे ऐसे XYZ जो भी घटनाएं की हैं, चोरी की है, डकैती की है, किसी का रेप किया, मर्डर किया, और इस कारण आप कानूनी अपराधी हो और आपको ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। एंड हम खुशी खुशी चले भी जाएंगे, क्योंकि हम वो गंदा वाला काम करके बैठे हैं पहले से। लेकिन हम जब करके नहीं बैठे, कोई हमें जबरदस्ती का फंसा रहा, तो हमारी तो बिल्कुल ये हमारा अधिकार है कि हम उससे कहेंगे भाई पहले वारंट दिखाओ, तुम पुलिस हो, SDM हो, कोई भी हो, हमसे मतलब नहीं, हमें वारंट चाहिए, फिर उसके बाद ही हम पे हाथ लगाना, अदरवाइज हाथ नहीं लगाना हमें। तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये राज सत्ता को अधिकार नहीं कि वो ऐसा काम करेगी। और कभी भी आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो आप लोग बिल्कुल सचेत रहिएगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। और उसके बाद भी उसे 24 घंटे के अंदर जज के सामने पेश भी करना पड़ता, बाद में वो जेल वगैरह में डालते हैं, पहले जज के सामने 24 घंटा के अंदर अंदर वो पेश करेंगे। आपने जलियांवाला हत्याकांड पढ़ा होगा, वहां पे ना एक रॉलेट एक्ट लाया गया था। उसमें क्या था कि रॉलेट एक्ट में क्या होता था कि ना कोई दलील ना कोई वकील, यानी इसका मतलब क्या है, आपने उन्हें पढ़ा था रॉलेट एक्ट, यदि आप पढ़े होंगे तो उसमें बात करता है कि ना कोई दलील ना कोई वकील, सीधे गिरफ्तार कर लो आप। यानी कि हमें होता है ना कि हमें कोई गिरफ्तार किया तो हमारा अधिकार है कि हम भले ही अपराधी हैं, लेकिन हमारे लिए यदि वकील हम कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो सरकार हमें वकील देगी। उसके बाद हमें पहले वारंट चाहिए, उसके बाद हमें क्या कर चाहिए, 24 घंटे के अंदर आप जज के सामने पेश करोगे पहले, उसके बाद कोई कार्रवाई आगे होगी। तो उसमें क्या होता था कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सामने बैठते थे, तो वो क्या करते थे, रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लेते थे सीधे। इसमें कोई वारंट वारंट नहीं निकालता था, सीधे उन्हें राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता था कि ये राजद्रोही है। और पहला ऐसा मुकदमा जो लगाया गया था वो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी हैं, जिनके ऊपर ये राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो लिख भी लीजिए कहीं पे, अच्छा रहेगा। पहली बार यानी राजद्रोह का मुकदमा किस पे लगाया गया था, तो उन्हीं पे लगाया गया था। तो यहाँ पे क्या होता था, ये मैंने रॉलेट एक्ट की घटना बताई, लेकिन यहाँ पे तो वो अंग्रेज का शासन था, जिन उनका जो मर्जी करता था वो करते थे, लेकिन आज नहीं है। आज हम में जितना अधिकार उतना आपको है, आपके पड़ोसी को भी है, आपके दूसरे तीसरे जितने हमारे देश के सभी नागरिकों को है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा कि दूसरे तरीके में कहा जाए तो हमारे अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य की सत्ता व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता की मर्यादा का उल्लंघन किए बगैर काम करे। यानी कि राज्य की स्वतंत्रता क्या करती है, जो हमारा अधिकार है वो सुनिश्चित करता है कि राज्य हमारी क्या करेगी, राज्य की सत्ता व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता की मर्यादा का उल्लंघन किए बगैर, यानी कि हमारी जो स्वतंत्रताएं हैं, हमारे जो व्यक्ति के जीवन जीने के तरीके हैं, रवैये हैं, उनके जीवन में अंकुश लगाए बिना, उल्लंघन किए बिना उनकी मर्यादाओं को वो अपना काम करे। राज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सत्ता हो सकता है, उसके द्वारा निर्मित कानून बलपूर्वक लागू किए जा सकते हैं, लेकिन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का अस्तित्व अपने लिए नहीं बल्कि व्यक्ति के हित के लिए होता है, और इसमें जनता का ही अधिक महत्व है। और सत्तारूढ़ सरकार को उसके ही कल्पना के यानी कि के लिए क्या है, कामना करना होता है। शासक क्या करता है कि अपनी कार्रवाई के लिए, यहाँ पे बताया गया पूरा आपको डिटेल से कि जवाबदेह है, और उसे हरगिज नहीं भूलना चाहिए कि कानून लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए ही होते हैं। सरकार को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि कानून लोगों की भलाई के लिए हम बना रहे हैं। सरकार भी फंस सकती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कभी कभी आता है उनके ऊपर भी केस लग जाता है, क्योंकि वो भी इतना घटिया काम कर लेते हैं। क्या होता है ना, सोचते हैं बच भी जाते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि फिर चाहे वो कितना भी बड़ा 30 मार खान हो, फिर बचता तो कोई नहीं।
आपने आशीर्वाद दिया है तो पहले आपको ही निपटाएंगे, क्योंकि आपने यदि कानून बना दिया और उस कानून में पहले आप क्या हो, देश के नागरिक हो। एक बात आप ये भी समझ लीजिए कि यहाँ पे जो कानून बन गया, ठीक है, चाहे किसी के लिए भी वो कानून बने, तो इसमें क्या होगा कि इस कानून के तहत आपको क्या किया जाएगा कि आपके खिलाफ यदि आप कोई अधिकारों का हनन किसी मिनिस्टर के द्वारा किया जा रहा है, किसी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जा रहा, किसी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा रहा, वो दुनिया का कितना भी बड़ा तिस्मार खान क्यों ना हो, हमारे देश का वो कितना भी बड़ा लीडर क्यों ना हो, वो क्या करेगा, उसके खिलाफ भी यदि हम केस दायर करते हैं तो बिल्कुल जिस तरीके से काम पब्लिक पे वो लागू होता, उन पे भी वो लागू होगा। और क्यों, जब भी कभी कोई पूछे इसका एक ही आंसर है, क्योंकि ये सारी चीजें होने से पहले कि वो एक सीएम है, पीएम है, गवर्नर है, कुछ भी होने से पहले वो एक देश के नागरिक हैं, जो कि हम भी हैं। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है, कि उन पे हम क्यों लागू कर सकते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले क्या है, देश के नागरिक है, इंडिया के नागरिक है, जो कि सिर्फ वो नहीं है, हम भी उतने ही नागरिक है और उतने ही अधिकार रखते हैं जितने कि वो रखते हैं। हाँ, उनके कुर्सी के अधिकार कुछ उनको अलग से मिले हुए हैं, जो हमें नहीं, उनके पद का अधिकार उन्हें मिला हुआ है, ठीक है, उन्हें नहीं मिला हुआ, उनके पद का वो अधिकार है, और उस पद में कोई भी जाएगा, हम भी पहुंच जाए तो हमें वो अधिकार मिलेगा। लेकिन यदि कुछ हमारे खिलाफ वो घटिया काम करते हैं, हम उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, और जो वही कानून बनाते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम उनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। और बहुत से केसेस आपको देखने को मिलते हैं। वो बात अलग होती है कि उनके पास पैसा, पावर सब कुछ होता है, वो अपने केस को फाइल ही नहीं खुलने देते हैं, सबका मुंह बंद कर देते हैं। लेकिन एक टाइम आता है कि हमारे जैसे कोई जिद्दी इंसान मिल जाए, यानी कि हम में से कोई एक ऐसा जिद्दी इंसान निकल जाए कि जब तक फाइल खुलेगी नहीं भैया, हम तो नहीं मानने वाले हैं, पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो पीछा नहीं छोड़ेंगे तो एक टाइम बाद ना हम इतने पॉपुलर हो जाएंगे कि पूरी दुनिया हमारे साथ लग जाएगी कि अब तो इसे न्याय मिलना चाहिए और अब तो फाइल खुलनी ही चाहिए। फिर कुछ नहीं हो सकता, उनका जेल जाना, उनका बहुत से आपको लीडर दिखेंगे जो भ्रष्टाचार के आरोप में, ऐसे वैसे दुनिया भर के आरोप में जाते हैं जेल में। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। एक लड़की का केस आया था, क्या नाम था उनका, मतलब वो उन्हें चिदम्बरम कर कुछ, पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद रहा, सॉरी, मतलब जो भी हो बताइएगा आप उसमें क्या नाम था। तो उनको एक लड़की के केस में ही था, कोई लॉ की लड़की थी, और उसने कहा था कि हमारे साथ इन्होंने ऐसा कुछ घटिया हरकतें करने की कोशिश की। तो वो अच्छे खासे मतलब मिनिस्टर वगैरह कुछ थे, और उन्हें क्या किया गया कि ले जाके सीधे जेल में डाल दिया गया। कोई भी सुनवाई जो भी थी हुई, लड़की के पक्ष में केस था तो उन्हें डाला गया। लालू प्रसाद यादव जी भ्रष्टाचार पे फंसे, उन्हें भी डाला गया। तो इसमें कोई नहीं है कि आप क्या हो, पहले देश के आप नागरिक हो, उसके बाद सब कुछ हो। ये बात हमें याद रखनी होगी, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। अब यहाँ पे आएगा अधिकारों के प्रकार। अभी हम अधिकारों के प्रकार देखेंगे, एंड आई होप कि अब इतना अधिकार पढ़ने के बाद, इतना सब कुछ अधिकारों के बारे में पढ़ने के बाद, इसमें 2 टॉपिक और हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, तब मुझे नहीं लगता कि आपको अब कहीं से और अधिकार पढ़ने की ज़रूरत होगी। और कहीं से यदि अभी आओ और भी आप अधिकार सर्च करेंगे, तो फिर आप यूपीएससी छोड़ के पीएचडी ही कर लें तो बेहतर होगा, ठीक है। मैं यही सजेशन दूंगी फिर कि आप लोग ऐसा करिए, यूपीएससी छोड़िए और पीएचडी करिए अधिकार में, या जो भी हमारे पॉलिटी में ही कर डालिए, वो बेहतर होगा आपके लिए। तो फिर इधर टाइम वेस्ट ना करिए, अदरवाइज हमारे एग्जाम के लिए हम जितना पढ़ रहे हैं उतना बहुत है। और एक बात मैं आपको और सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पे हम जितना पढ़ रहे हैं उतना तो सफिशिएंट है। प्लीज़ 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 बहुत कम मटेरियल रखिए, बहुत कम लिमिट मटेरियल रखिए। वीडियो देखने से पहले, अभी मैंने जो बताया कि ऑनलाइन आपको सब कुछ मिल जाता है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कहीं से भी बुक वगैरह मिलती है, तो प्लीज़ पहले बुक पढ़िए, उसके बाद भी किसी की बात सुनिए, कोई वीडियो देखिए, कुछ भी करिए। ये मेरी बात को आप ना यदि याद रख लेंगे और फॉलो करेंगे, तो यकीन मान के चलिए कि बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि बुक आप पढ़िए पहले, चाहे वो पॉलिटी की हो, चाहे हिस्ट्री की हो, चाहे जियोग्राफी की हो, चाहे हमारी किसी ये जो इकोनॉमिक्स आती है, किसी की भी बुक है, उसे आप पहले पढ़िए। आप योजना की मैगजीन पढ़ते नहीं हैं, वीडियो देख लेते हैं। वीडियो से हमें क्या होता है कि कुछ अलग पॉइंट हमें जो एडिशन वैल्यू मिल जाता है, ठीक है, कि कुछ अलग से जो हमें क्या ऐड करना है वो चीज़ें मिल जाती हैं।
लेकिन जो मूल बात है वो हम गवा देते हैं। हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, न्यूज़पेपर का वीडियो देख के डिस्कशन कर लेते हैं, तो वहाँ से हमारा बहुत लॉस होता है। हमें वो जो न्यूज़ में मतलब हमें क्या-क्या एडिट करना है, क्या-क्या चीज़ें हैं, वो हम समझ लेते हैं, ठीक है? धीरे-धीरे आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ऑलरेडी आपके पास इतना नॉलेज आ जाएगा कि न्यूज़पेपर से कितनी चीज़ें निकालनी है, आप लोग बेशक समझ लेंगे। तो प्लीज़ आप बेस को अपने मत तोड़िए, इस वीडियो के चक्कर में मत पड़िए, मैं आपसे सजेस्ट करती हूँ। हाँ, वीडियो देखना इम्पोर्टेंट है पढ़ने के बाद, ठीक है? और मैं यहाँ पे मान के चलती हूँ, आज आपको बताना भी है कि आपने कितने क्लास की एनसीईआरटी, कितने क्लास तक की एनसीईआरटी को मैंने कहा था कि मेरे पढ़ाने से पहले 2 से 3 बार 12th तक की एनसीईआरटी कंप्लीट होनी चाहिए। तो आप प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों में से कौन-कौन कंप्लीट कर लिए हैं। यानी 12th तक तो नहीं, लेकिन 11th के ही दोनों पार्ट यदि कंप्लीट कर लिए होंगे, वो भी बहुत है। लेकिन बुक पढ़ के, चाहे वो फिर ऑनलाइन मिले, ऑफलाइन मिले, डज़न्ट मैटर। बुक का पहले आप बेसिक पढ़ो, बस मैं ये कहना चाहती हूँ। कहीं पे आप लिख लो, कहीं अपने दिमाग में लिख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये बात मेरी प्लीज़ याद रखना, आपकी भलाई के लिए है कि पहले बुक ज़रूर पढ़ना, उसके बाद भी कुछ करना आप। आपके लिए देखना आपकी कितने आप अच्छे तरीके से मतलब आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। अदरवाइज़ ना वीडियो देखेंगे, सब कुछ कर लेंगे, आपको लगेगा कि क्या किया हमने? अभी तो कुछ कंप्लीट ही नहीं हुआ। अरे यार, ये भी कहीं पे हमने देखा, अरे ये भी छूटा, वो भी छूटा, वो भी छूटा। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ़ हाँ, आपने एनसीईआरटी ही पढ़ी होगी, ठीक है? तो एनसीईआरटी में जितना पढ़ा आपने वो सिर्फ़ उतना पढ़ा, लेकिन मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की। तो आपको पढ़ने के बाद उसमें से और भी चीज़ें ऐड करके मिल गई। तो आपको क्या हुआ? उसका बेनिफिट हुआ। लेकिन आपने पढ़ा नहीं, जितना मैंने बता दिया उतना सुन लिया, उसके बाद कुछ मतलब नहीं हमारा। तो ऐसे नहीं होना पड़ता यार, अपने आप को थोड़ा बहुत जलाना पड़ता है, तपाना पड़ता है, सोना तभी खरा निकलता है। वो एक कमेंट मैंने देखा था किसी दिन, शायद मैंने यूपीएससी के बारे में कुछ बताया था, वो जो हमारे जो वहाँ के स्पीकर हैं ओम प्रकाश बिड़ला जी, उनकी बेटी का जो हुआ था, ठीक है? मुझे याद नहीं उसमें क्या बताया था, मैंने कमेंट देखा, उसमें था कि यूपीएससी वाले क्या करें। मैं तो कहूँगी कि हिंदी मीडियम वाले हों, चाहे इंग्लिश मीडियम वाले, चाहे यूपीएससी वाले हों, चाहे क्लर्क वाले हों, चाहे बैंक वाले हों, कोई भी हों, आप इतना मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि दुनिया का यूपीएससी कमीशन ही क्या, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम आपको फेल ना कर सके। बस इतनी मेहनत करिए, क्योंकि आपके पास उतना नॉलेज आ जाएगा कि दुनिया का कोई भी इंसान आपको फेल कर ही नहीं पाएगा। फिर डजेंट मैटर वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, कुछ भी हो वो। हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें एक सीट के लिए लड़ना है यार, ये 700, 800, 1000, 2000 के लिए नहीं मतलब है हमसे। एंड मेहनत उतनी ही करिए सिलेबस के अंदर ही रह के, ठीक है? मैं ये नहीं कहती किसी पे पीएचडी करने आप बैठ जाओ, जितना आपके सिलेबस में दिया गया उतना आप पढ़िए, या और देखिएगा बाद में कि उसका रिजल्ट कितना अच्छा निकलता है। बस अपनी बेस कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद थोड़ा-सा स्टैटिक पोर्शन जो है, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है, उतना हमें कंप्लीट करना है। और न्यूज़पेपर तो आप पढ़िए, मैं सजेस्ट करूँगी वीडियो देखिए, आपकी मर्ज़ी, ना देखिए आपकी मर्ज़ी, कुछ भी करिए, वो मेरे से मतलब नहीं है। बट प्लीज़ न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चाहे आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़िए, चाहे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, चाहे कोई भी न्यूज़पेपर एक उठा लीजिए, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा मान के चलिए आपकी हिंदी वाला गंदा है, वो जो राष्ट्रीय एडिशन हमारा था, राष्ट्रीय जागरण वाला, वो अच्छा होता है, उससे आप पढ़ सकते हैं। तो हिंदी वाले भी उससे पढ़िए। और बहुत से आपको मटेरियल हैं, यूट्यूब में भी आपको वीडियो मिल जाते हैं, द हिंदू के कुछ भी, तो आप वहाँ से देख के अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं। और नोट्स वगैरह किस तरीके से प्रिपेयर करना मैंने बताया है, न्यूज़ के लिए कैसे करना है, मैं वो भी किसी दिन आपको बताऊँगी। ठीक है, जल्दी ही बताऊँगी। तो इसलिए प्लीज़ चिंता मत करिए, बस आराम से लगे रहिए, लेकिन बेस मत छोड़िएगा कभी, ठीक है? मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।